अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट, जो आपकी इंटीग्रेशन पे बेस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इंटीग्रेशन का ही आपके पास जो है सेकेंड नेम है एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन एक ही चीज है। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पे लिखा आता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट मीन्स कि आपने उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे लिखा होता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। तो देखें जी, आए डेफिनेशन देखते हैं। द टेक्निक टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन्वॉल्व्स द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। क्या उसने कह दिया इस अंग्रेजी में? उसने कह दिया कि ऐसी टेक्निक जिसको आप फंक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हो, वो टेक्निक जिसको आप फंक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हो, कौन सा फंक्शन? जिसका डेरिवेटिव आपको दिया होता है। ठीक है, वो टेक्निक जिसको आप यूज करके अपना ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करते हो, जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, वो टेक्निक जो है ना, वो आपके पास इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, और जो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का उसी को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और एंटी डेरिवेटिव को ही आप इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं समझ लगी है ना? देखें, मैं आपसे कहती हूं कि आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेट्स सपोज फंक्शन का डेरिवेटिव है 2, और मैं आपसे कहती हूं आप मुझे ओरिजिनल फंक्शन बता दें क्या है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, ओरिजिनल फंक्शन आप बता दें मुझे क्या है। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन हम फाइंड करते हैं ना, ये हम इंटीग्रेशन की मदद से हल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है और मुझसे कहा जा रहा है उसका एंटी डेरिवेटिव मैं बता दूं, एंटी डेरिवेटिव का मतलब यही है कि अगर उसके ऊपर डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि उसके ऊपर डेरिवेटिव ना हो। ठीक है, एंटी का मतलब यही होता है ना कि उलट। देखें, आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव है, जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे इट मीन्स कि यहाँ पर डेरिवेटिव ना रहे। यही बात है ना, एक चीज के ऊपर डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब उसके ऊपर से आप डेरिवेटिव खत्म कर दो। तो जब आप डेरिवेटिव खत्म करते हो तो आपके पास फंक्शन बचता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो हमें हेल्प आउट करती है कि अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो मैं ओरिजिनल फंक्शन बताऊं क्या है। ओरिजिनल फंक्शन मैं कैसे बताती हूँ? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज आप वैसे भी इसको बता सकते हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 2 है, कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव 2 हो? तो ये तो आपके लिए क्वाइट इजी है बताना कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, जब मैं डेरिवेटिव x का लूंगी वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 2 है वो फंक्शन मेरे पास कौन सा है? वो 2x है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 2 दिया हुआ था, मुझे ये जज करने में जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं है कि ये 2 किसका डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली 2 2x का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये तो आपके पास सिंपल सा फंक्शन था, यहाँ आप इंटीग्रेशन ना भी लगाएं तो आपको पता चल रहा है 2x का डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास बड़े बड़े फंक्शन आ जाएंगे और आपको कहा होगा कि इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने का मतलब यही होता है कि आप ओरिजिनल फंक्शन डेवलप करें। तो ओरिजिनल फंक्शन आप इतने लंबे फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन कैसे डेवलप करोगे? अगर किसी का डेरिवेटिव आपके पास लंबा सारा दे दिया, उसने कोई लेंथी सा आपको क्वेश्चन दे दिया, आप कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे? वहां बैठ के आप तुक्के तो नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर ये लिखा है तो इसको अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन लगाऊं तो मेरे पास ये बनेगा। यहाँ तो मुझे पता है ना कि यहाँ अगर साथ x होता तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाना था, तो मेरे पास सिर्फ 2 बचना था। इसका मतलब 2x मेरे पास वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2 है। ठीक है, तो मैंने जज कर लिया, लेकिन हर दफा आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि क्या सिर्फ 2x का ही डेरिवेटिव 2 होता है? आपके पास अगर 2x + 1 लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 कांस्टेंट है। देखो, डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आपने इस पूरे का लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप f' लगाओगे, यहाँ पर आप डेरिवेटिव 2x का भी लोगे, डेरिवेटिव आप 1 का भी लोगे। जब आप 2x का डेरिवेटिव लेने की बात करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, और जब आप x का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है,
और आगे जब आप 1 का डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये 2 1 2, 2 + 0 यू अगेन गेट 2। ठीक है, तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2x का डेरिवेटिव तो नहीं है, ये आपके पास 2x + 1 का भी डेरिवेटिव हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं यहाँ कांस्टेंट 1 ही हो, यहाँ कांस्टेंट -3 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो भी कांस्टेंट हो, जब मैं उसका डेरिवेटिव लूंगी वो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 2 ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ इस 2x का डेरिवेटिव तो 2 नहीं है ना मेरे पास। मैं 2x + 1 का भी डेरिवेटिव लूँ, आई गेट 2। मैं 2x - 3 का भी डेरिवेटिव लूँ, आई गेट 2। ठीक है, तो फिर हम इसको जब जनरली लिखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये 2x + c वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, c मीन्स आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए। ये जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है ये किसका डेरिवेटिव है? आप ये नहीं कहोगे कि ये 2x का डेरिवेटिव है, ये 2x + c का डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर साथ c ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, उसको ऐड करने की वजह यही है कि आपके पास फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, आपके पास अगर 2x आ रहा है, तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2x का डेरिवेटिव नहीं है, इसके आगे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर कोई कांस्टेंट भी है तो इनके डेरिवेटिव्स भी आपके पास 2 ही आने, इसका मतलब 2x तो आना ही आना है, साथ आपके पास कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, तो 2x + c मैंने लिखा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किए जाते हैं, इंटरव्यू टाइम पे भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, जॉब्स के लिए, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन से हम ओरिजिनल फंक्शन डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, और ओरिजिनल फंक्शन में हमारे पास कांस्टेंट मौजूद हो सकता है। ठीक है, आपको पता नहीं मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताना मैं आपको यही चाह रही हूँ कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है और आपसे पूछा गया कि ये कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2 है, तो आपने ये नहीं कह देना कि ये फंक्शन आपके पास 2x है। ये फंक्शन 2x है और उसमें आगे कोई कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है। अगर कांस्टेंट 0 होगा तो आपके पास 2x ही आ जाएगा, अगर कांस्टेंट 1 होगा तो आपके पास 2x + 1 आ जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम जनरली c लिखते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 1 लिखा होगा फंक्शन में, -3 लिखा होगा, आई डोंट नो, मुझे तो उसने सिर्फ डेरिवेटिव दे दिया। वो डेरिवेटिव दे के मुझसे पूछ रहा है कि आप फंक्शन बताएं। अब फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैं डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ जाने के लिए मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी, और इंटीग्रेट करके जो भी मेरे पास आंसर आएगा मैं उसमें कांस्टेंट ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के डेरिवेटिव मेरे पास हमेशा 0 होता है, इस वजह से फंक्शन के डेरिवेटिव में मुझे वो कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, फंक्शन के डेरिवेटिव में मुझे कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा होता, मुझे सिर्फ 2 नजर आ रहा है। अब आपने ये नहीं कहना 2 कांस्टेंट है और मुझे कांस्टेंट तो नजर आ रहा है, थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा ना क्लियर करके चलें। ये 2 किसका डेरिवेटिव है? 2 सिर्फ 2x का डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है, तो 2x के साथ आगे कोई कांस्टेंट भी मौजूद हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा नजर आ रहा है, 2 के अलावा मुझे कोई टर्म लिखी नजर नहीं आ रही। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेट के लिए आपके पास ये वाला साइन लगता है, इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और जब आप यहाँ पर इंटेग्रल लगाएंगे तो आप देखोगे आपके पास आंसर आएगा 2x, और आगे आपने c ऐड करना है खुद। ठीक है, अभी आपने ये नहीं समझना कि जी अब नहीं समझ आई कि इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं है, हमने सिर्फ जनरल डिस्कशन किया है कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उससे हम अपना ओरिजिनल फंक्शन कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है आपके पास, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी आपने परेशान नहीं होना डेफिनेशन को देखकर, आप जब क्वेश्चंस की तरफ जाओगे आपको ये डेरिवेटिव से ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम लिखते हैं इंटेग्रल f(x) dx। ये जो सिंबल है ना ये वाला, इसको आप पढ़ते हो, ये इंटेग्रल का साइन है। ठीक है, और इंटेग्रल के अंदर जो आपका फंक्शन दिया होता है उसको आप कहते हो इंटीग्रेंड। ठीक है, और इसको आप पढ़ते कैसे हैं?
इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी रीड इट एज इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि आपने f को इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से। जैसे आप कहते थे ना डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही है कि आपने इंटेग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है ये आपको बता रहा होता है आपने किसकी रिस्पेक्ट से इंटेग्रल फाइंड करना है। अगर यहाँ d के साथ x लिखा है इसका मतलब है आपने x के हिसाब से अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ t लिखा है इट मीन्स आपने t के हिसाब से अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर थीटा लिखा है इट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये तो सारी आपके पास बेसिक कहानी थी। उसके बाद आपके पास है इंडेफिनेट इंटेग्रल्स। दो तरह के इंटेग्रल्स होंगे आपके पास, एक इंडेफिनेट होगा या डेफिनेट होगा। ठीक है, इनडेफिनेट इंटेग्रल्स आप जो है अपने 6th चैप्टर में पढ़ेंगे और डेफिनेट इंटेग्रल्स जो है आप अपने 7th चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका 6th चैप्टर है वो टोटली इंडेफिनेट इंटेग्रल्स पे बेस करता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंडेफिनेट इंटेग्रल्स की बात करेंगे। अगर आप इंटीग्रेट करते हो अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि ये उसने जनरली लिखा है। अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्स वेरिएबल में है, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है अगर वो एक्स यूज हो रहा है तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर्स भी आपके एक्स में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि फंक्शन आपका एक्स में है और आप उसको इंटीग्रेट करो तो आंसर आपके वाई में आना शुरू हो जाए। जब एक्स में फंक्शन है तो इंटीग्रेट करके आंसर भी एक्स में ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फंक्शन एक्स वेरिएबल में था तो मेरा इंटीग्रेट करके मेरा आंसर जो है वो भी एक्स वेरिएबल में आएगा। तो फंक्शन को मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स से, यानी कि फंक्शन मेरा एक्स वेरिएबल में है तो आंसर भी मेरा एक्स वेरिएबल में आएगा। तो इसमें फंक्शन में और इंटेग्रल के आंसर में फर्क करने के लिए मैंने उसको कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, ये जनरली डिनोट किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन को आप स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं तो इंटीग्रेट करके जो आंसर आया उसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उसमें आपने सी ऐड करना है। अब सी क्यों ऐड करना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि समटाइम्स फंक्शन में आपके पास आगे कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है इसलिए आपको वो यहां नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, आगे उसने कहा प्रोवाइडेड दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आगे वो ये भी कह रहा है कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट दिस, बट जब आपके पास ये जो इंटेग्रल का आंसर आया है इसको आप दोबारा अगर डिफरेंशिएट करो तो आपके पास वापस गिवन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इंटेग्रल को जो आंसर आया है उसको आप दोबारा आप डिफरेंशिएट करें, इंटेग्रल का जो आंसर आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो आपके पास वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आए इन सारी चीजों को अब हम देखते हैं और इंटीग्रेशन के रूल्स जो हैं उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला रूल है कांस्टेंट फंक्शन। लेट के बी एनी कांस्टेंट, के आपके पास कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने इस कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dx का क्या मतलब है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? अपने कांस्टेंट k को। तो आंसर आपके पास आएगा kx प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट आएगा उसके साथ x आएगा प्लस c आएगा। ठीक है, नहीं समझ लगी छोड़ दो। एग्जाम्पल देखो, आपके पास उसने लिखा हुआ है 5 इंटू dx। 5 आपके पास फंक्शन है। ठीक है, dx का मतलब है कि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद आपने डेरिवेटिव में देखा था कि जब आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो उसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 5 मेरे पास ऐसा कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, जब मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है उसको मैंने इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल लेना। अगर डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं तो इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल लें। आपके पास सिर्फ रह गया इंटेग्रल dx का। ठीक है, ये d आपके डेरिवेटिव को शो कर रहा है और ये आपके इंटेग्रल को शो कर रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर दोनों एक दूसरे का एंटी हैं, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 5x और आगे आपने कांस्टेंट ऐड करना ही करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये एग्जांपल देखो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने करना है dx को, तो ये d मीन्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास x आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस c। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1, मतलब आपके पास dx लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब है यहाँ पर dx के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है आपके पास 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है, अगर आप x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपके पास dt लिखा है तो इस dt को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 dt, यानी कि 1 को मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आंसर t आएगा। ठीक है, मैं आपको जो है ना सारी पॉसिबिलिटीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है कि जहां तक मेरा ख्याल है मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास खाली dx बच रहा है इंटेग्रल के अंदर तो इस dx का मतलब है कि आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसको इंटीग्रेट करना है वो तो लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 तो पड़ा है ना, इट मीन आपने 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1 को जब आप x के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं आपके पास x आ जाता है। अगर आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो फिर ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, और मैं इस तरह कहती हूँ कि भाई ये डेरिवेटिव है, ये इंटेग्रल है, कट जाएंगे तो आपके पास t आना है, तो आप देख लो दूसरी तरह भी आपके पास t आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1 को इंटीग्रेट करके आंसर t क्यों आता है, या 1 को इंटीग्रेट करके आंसर x क्यों आता है। यानी मैं जिस वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेट कर रही हूँ 1 को इंटीग्रेट करके मेरे पास आंसर में वही वेरिएबल क्यों आ जाता है, दैट्स द पॉइंट। वो वेरिएबल क्यों आता है, देखो जब आप t का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो यू गेट 1। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटेग्रल्स एक दूसरे का उलट होते हैं। अगर t को डिफरेंशिएट करके 1 आ रहा है इसका मतलब 1 को इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास t आएगा। ठीक है, अगर t को t के हिसाब से डिफरेंशिएट करके अगर आपके पास 1 आ रहा है तो फिर 1 को t के हिसाब से इंटीग्रेट करके आपके पास t आता है। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अगर डेरिवेटिव का आंसर 1 आ रहा है तो फिर इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास ये फंक्शन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि डेरिवेटिव इंटेग्रल कट गया, यहाँ पर x आ जाएगा, आपने काटना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे का एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर आपके पास x रह जाता है। पता चले पेपर में आपने यूं क्रॉस लगाए हो, प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3x आ जाएगा प्लस c। इस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव बच रहा है अगर अंदर तो डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे का एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास x आ जाएगा और आगे आपने कांस्टेंट ऐड कर देना। ठीक है, दूसरी चीज उसने ये लिखी हुई थी कि जब ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आया है इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वापस फंक्शन आ जाता है। तो करके देखें इसको डिफरेंशिएट, लें जी इसको डिफरेंशिएट करके हम देखते हैं। इंटीग्रेशन का आंसर तो मेरे पास 5x प्लस c आया है। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करके देखती हूँ क्या मेरे पास वापस मेरा फंक्शन आता है। आइए चेक करते हैं, ये डेरिवेटिव आपका 5x पे भी लगेगा और डेरिवेटिव आपका c पे भी लगेगा। ठीक है, अब c आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है आपके पास 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, आपके डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। 5 कांस्टेंट है आपके डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने जो है वो सिर्फ x का लेना है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना हम डेरिवेटिव्स। तो ये आपके पास dx बाय dx बन जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपके पास वापस 5 ही बच रहा है। तो ये आपके पास वही फंक्शन आ गया 5। अब आपने ये नहीं कहना कि dx तो नहीं आया, फंक्शन आपके पास देखो इंटेग्रल मैंने ऐसे लिखा था डेफिनेशन f ऑफ x dx। ठीक है, फंक्शन मैंने ऐसे लिखा था f ऑफ x dx, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5 और आगे लिखा हुआ है dx। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास 5 ही है, ये dx तो सिर्फ ये बता रहा है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दिस dx इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फंक्शन, ये dx सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने जिसको इंटीग्रेट करना है वो किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से करना है, t के लिहाज से करना है, थीटा के लिहाज से करना है, किस लिहाज से करना है, ये dx तो वही बता रहा है।
तो आपने देखा कि जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया आई गेट 5x प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेट करके जो मेरे पास आंसर आया उसको जब मैंने फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया आई गेट बैक द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर उसने आपको यही स्टोरी सुनाई है कि जब आप इस इंटेग्रल का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास वापस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट रूल तो आपके पास ये था। अब जरा हम समराइज कर लेते हैं। कांस्टेंट रूल आपके पास ये है कि कांस्टेंट आपका इंटेग्रल से बाहर चला जाता है और आपके पास अंदर जो बच रहा है उसको आप इंटीग्रेट कर लें। उसके बाद आपके पास पावर रूल है। डेरिवेटिव में पावर रूल ये था, पावर पहले आती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं। पावर पहले आती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं और फिर हम पावर को छोड़कर आगे बेस का डेरिवेटिव देखते हैं। अब इंटेग्रल में आपके पास पावर रूल क्या है? लेट्स सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पावर रूल आपके पास ये होता है कि आपने इस पावर को छोड़कर देखना है, पावर को छोड़कर देखना है क्या बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और इसी से डिवाइड कर देना है। पावर में एक ऐड करना है और इसी से डिवाइड कर देना है। प्लस सी तो आपने करना ही करना है। ठीक है, पावर रूल आपको क्या कहता है कि पावर को छोड़कर आपने देखना है बेस का आगे डेरिवेटिव है। अगर पावर को छोड़कर बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आप देखो पावर को छोड़कर आपकी बेस x है, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से क्या होगा? 1 होगा। तो 1 आपके पास हर जगह ही पड़ा होता है, यहाँ 1 नजर नहीं आ रहा, 1 है। ठीक है, और मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से आपको बताना चाहूंगी कि x की पावर n है और आगे dx है। पावर को छोड़कर अगर आगे मैं बेस का डेरिवेटिव देखूं तो x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में मैं dx लिखती हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशियल्स लिखते हैं, x का डेरिवेटिव dx है तो ये आगे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप 1 कहना चाहते हो तो आप 1 कह लो कि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 आगे पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड किया, आपने उसी से डिवाइड कर लिया। ठीक है, बट इंटीग्रेशन में जो है वो आप डिफरेंशियल्स को स्टडी करते हैं, यानी कि x का डेरिवेटिव अगर आपने लेना है ना तो आप कहोगे x का डेरिवेटिव dx है। ठीक है, x का डेरिवेटिव dx है, तभी जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो देखो x का डेरिवेटिव dx, तो जब आप इस dx को इंटीग्रेट करते हो यू अगेन गेट बैक x। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स चल रहे होते हैं। जो डेरिवेटिव का आंसर है उसी को आप इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है। एनीवेज पावर रूल आपके पास सिर्फ ये है कि अगर पावर को छोड़कर बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है x की पावर -3। अब अगर मैं -3 को छोड़कर देखूं तो बेस मेरी सिर्फ x है, x का मेरे पास आगे डेरिवेटिव पड़ा है, मैंने पावर में एक ऐड किया, मैंने उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये -3 + 1 आपके पास x की पावर -2 हो जाएगी। -3 + 1 आपके पास -2 आ जाएगा नीचे और प्लस c तो आपने ऐड करना ही करना है। ठीक हो गया। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। लेट k बी एनी रियल कांस्टेंट, एनी रियल नंबर कह लें। k अगर आपका फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये k आपका कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ अपने फंक्शन को करना है। ठीक है, k आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ अपने फंक्शन को करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो 3x² मेरे पास फंक्शन है, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट मैंने सिर्फ x² को करना है। तो जब मैंने x² को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर आपने पावर छोड़कर देखना है कि x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। अगर x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और आपने उसी से डिवाइड कर देना है। तो जब मैं पावर में एक ऐड करूंगी तो मेरे पास 3 बनेगा, इट मीन्स मैंने 3 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आई गेट x की पावर 3 + c। तो ये मेरे इंटेग्रल का आंसर आया है x की पावर 3 + c। अब अगर आप देखो ना, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो, आपके पास वापस यही फंक्शन आएगा। x की पावर 3 को जब आप डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लेते हो, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना डेरिवेटिव, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करोगे। और जब आप इस c का डेरिवेटिव लोगे तो c तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो आप देखो कि आपके पास ये वापस 3x² आ गया। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है,
तो अगर आपने कभी भी अपनी इंटीग्रेशन का आंसर चेक करना है कि आपके पास इंटीग्रेट आपने ठीक किया है कि नहीं, आपके पास आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं, तो आप सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आया उसको डिफरेंशिएट करके देख लें कि आपके पास गिवन फंक्शन आ रहा है। अगर डिफरेंशिएट करके आपके पास गिवन फंक्शन आ रहा है, इट मीन्स आपकी इंटीग्रेशन में कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रूल है सम और डिफरेंस का रूल है। सम और डिफरेंस का रूल जैसे आपने डेरिवेटिव में देखा था कि अगर चार फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव चारों पे अलग अलग लगेगा। बिल्कुल इसी तरह आपके पास है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस हो रहे हैं, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस हो रहे हैं और बाहर इंटेग्रल का साइन है, तो वो इंटेग्रल आपका एफ ऑफ एक्स के साथ भी लगना है, वो इंटेग्रल आपका जी ऑफ एक्स के साथ भी लगना है। और ये जो dx है ये सारे के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये dx एफ ऑफ एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये dx जी ऑफ एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो इंटेग्रल आपका एफ ऑफ एक्स dx पे भी लगेगा, इंटेग्रल आपका जी ऑफ एक्स dx पे भी लगेगा। अगर सेंटर में प्लस होगा तो सेंटर में प्लस आ जाएगा, अगर सेंटर में माइनस होगा तो सेंटर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास इसकी है कि आपके पास अगर लिखा है 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, तो ये dx जो है 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और इंटेग्रल का साइन जो है वो मेरा 2x पे भी आएगा, इंटेग्रल का साइन 4 पे भी आएगा। उसके बाद आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएंगे कि 2 आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने करना है x को विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, 4 आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है। तो यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि d और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी हैं, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 4x आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आपने उड़ा के इसको कैंसिल कर देना, ऐसा ना कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास है कि आपने x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप x की पावर देख लो 1 है, पावर को छोड़कर आप देखो तो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा। ठीक है, तो पावर रूल लगा लें, पावर में एक ऐड करेंगे, जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे यू गेट 2 और उसी से डिवाइड करना है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ये कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ चलते हैं। एक दफा मैं आपको रिवाइज करा दूं, अगर आपके पास इंटेग्रल के अंदर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ अंदर वाले हिस्से को करना है। और अगर इस कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन भी लिखा हुआ है तो बात तो फिर वही है कि आपका कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ अपने फंक्शन को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई पावर आ रही है तो आपने पावर को छोड़कर सिर्फ ये देखना है कि बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। अगर बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और इसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो बस अभी हमने यही 3 रूल स्टडी किए, आप अभी इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो अप करें। नेक्स्ट जो आपके पास रूल्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 20 dx को, 20 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, इंटेग्रल के अंदर मेरे पास सिर्फ dx रह गया। ठीक है, तो ये d और इंटेग्रल एंटी होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास 20x आ जाएगा और कांस्टेंट आपने लाजमी ऐड करना है। ठीक है, कांस्टेंट क्यों ऐड करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास कांस्टेंट क्यों ऐड होता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें मैंने ये चीज क्लियर की है। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी डिफिकल्टीज हैं, उसको मैं स्टार्ट में वहां पर साथ साथ क्लियर करूं। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक फंक्शन है मेरे पास, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। ठीक है, तो आपने सम और डिफरेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर 3 चीजें 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो प्लस माइनस हो रही हैं तो इंटेग्रल आपका सब पे सेपरेट होता है। सिर्फ सम और डिफरेंस में देखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की नहीं मैंने बात की। डेरिवेटिव में भी आपने सिर्फ सम डिफरेंस में बात की थी कि डेरिवेटिव सब पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे थे आप वहां पर
प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, और डेरिवेटिव में जब आप दो फंक्शंस की डिवीजन की बात कर रहे थे आप वहां कोशेंट रूल लगा रहे थे। तो ये इंटेग्रल अलग अलग होने वाली बात सिर्फ प्लस माइनस के लिए है, ठीक है। तो इंटेग्रल आपका 8x की पावर 3 पे भी लगेगा, इंटेग्रल 3x पे भी लगेगा, इंटेग्रल 6 पे भी लगेगा, और dx सबके साथ है, ठीक है। ब्रैकेट लगी हुई है ना, इट मीन सबके साथ है। तो मैंने लिखा 8x की पावर 3 dx प्लस 3x dx माइनस 6 dx। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो 8 कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट सिर्फ आपने x की पावर 3 को करना है। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने यहाँ पर सिर्फ x dx को करना है। 6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है। अब आप पावर को छोड़ें, पावर को छोड़कर देखें x का आगे डेरिवेटिव यानी कि x का आगे डिफरेंशियल dx पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो आप पावर में एक ऐड करो, जब 3 में एक ऐड करोगे 4 हो जाएगा, तो उसी से डिवाइड करना है। अगर ऊपर यहाँ पावर 4 बन रही है तो आपने 4 से ही डिवाइड करना है। उसके बाद यहाँ x की पावर 1 है, पावर को छोड़कर आप देखें x का आगे डिफरेंशियल यानी कि dx पड़ा है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है। जब 1 में एक ऐड करेंगे यू गेट 2, तो आपने 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस 6x आ जाएगा और आगे प्लस c लिखा हुआ है। तो ये 4 1 4 4 2 8 आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 3 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस c। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर दें, और अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा। 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो आपका एलसीएम आया उससे आप हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो जिस जिस टर्म का आपने एलसीएम लिया, ठीक है। तो 2 से मैंने टू से मैंने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी कर दिया, इस टर्म को भी कर दिया। तो ये 2 2 4x की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आई गेट 3x स्क्वायर, ये 6 2 12x हो जाएगा, और ये मेरे पास 2c आएगा, ठीक है। अब मैंने इस 2c को जो है ना वो c1 लिखा। क्यों c1 लिख दिया भाई मैंने? क्योंकि c खुद एक कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कांस्टेंट है ना, लेट्स सपोज c आपके पास -3 है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरे पास अगेन एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट के लिए मैंने c यूज किया था, अब कांस्टेंट के लिए मैंने c1 कर लिया, ठीक है। तो ये 2c लिखने की बजाय आप c1 लिख सकते हैं। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ, आपकी बुक में तो वैसे यहीं पे आंसर एंड है। ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो समटाइम्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कांस्टेंट को उन्होंने कांस्टेंट के अंदर ही एब्जॉर्ब करके उस कांस्टेंट का नाम चेंज किया होता है। फिर आप सोचोगे कि जी ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो 2 मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे बताया कि c तो मेरे पास कांस्टेंट है एक, अगर मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास अगेन कांस्टेंट ही आना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कांस्टेंट के लिए c1 लिख लो, बजाय इसके कि आप ये 2 साथ साथ चलाओ, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5th रूट ऑफ x dx। ये स्क्वायर रूट के बाहर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की पावर है 1/5 dx। अब पावर को छोड़ दो, पावर को छोड़कर देखो x का आगे डिफरेंशियल पड़ा है dx, बिल्कुल पड़ा है। तो आपने पावर में एक ऐड करना है और इसी चीज से आपने डिवाइड भी कर देना है। तो 1/5 प्लस 1 करेंगे यू गेट 6/5। कैसे? चलें इसको भी देख लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 1/5 प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा। 5 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 5 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको 15 ना बना दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ जब आप 5 1 ज़र करेंगे यू गेट 5। तो 5 प्लस 1 आपके पास आ गया 6/5, ठीक है। तो यही चीज मैंने लिखी है कि 1/5 प्लस 1 करूंगी मेरे पास 6/5, तो नीचे भी 1/5 प्लस 1 है तो नीचे भी 6/5 आ जाएगा, ठीक है। इंटेग्रल का साइन जैसे ही आपने खत्म करना है आपने कांस्टेंट c ऐड कर देना। उसके बाद ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है, तो फिर ये एंड वाली टर्म जो है मेरे न्यूमिनेटर में आ जाती है, ठीक है। क्यों न्यूमिनेटर में आ जाती है? बिकॉज आपके पास ये लिखा हुआ है x की पावर 6/5 डिवाइडेड बाय 6/5, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आप इसको लिखते हो 5/6, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 5x की पावर 6/5/6। तो आप यूं याद रख लें कि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो कि
यहाँ स्क्वायर रूट एक्स था, मैंने पहले लिख लिया एक्स के ऊपर पावर 1/2 है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, इसको मैं ऊपर ले आई, मेरे पास एक्स के ऊपर पावर आ गई -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद -2 मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट मैंने सिर्फ एक्स की पावर -1/2 को करना है। अब आप यहाँ पे भी पावर छोड़ लें, ये पावर आप छोड़ दें। पावर को छोड़कर आप देखो एक्स का आगे डिफरेंशियल पड़ा है, बिल्कुल आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इस पावर में एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड। ठीक है, जब आप -1/2 प्लस 1 करोगे, -1/2 प्लस 1 करोगे तो एलसीएम आपके पास आपको पता है 2 आएगा। 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -1 आ जाएगा। और ये 2 1s आर आपके पास 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है -1/2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी, और जो एक्स के ऊपर पावर बन रही है वही आपके पास नीचे भी आनी है। ठीक है, क्योंकि नीचे भी यही लिखा है ना -1/2 प्लस 1, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये जो 2 है आपका ऊपर आ जाएगा, और एक 2 ऊपर पहले से ही पड़ा, तो ये आपके पास -4x की पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। तो x की पावर 1/2 लिख लें या आप स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 1 2 3 टर्म्स आ रही हैं, तो मैंने कहा इंटेग्रल पहली पे भी लगेगा, इंटेग्रल दूसरी पे भी लगेगा, इंटेग्रल तीसरी पे भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 और 8 दोनों कांस्टेंट है, मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेट मैंने सिर्फ x की पावर 3 को करना है, यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट है, मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेट मैंने सिर्फ x स्क्वायर को करना है, यहाँ पर 2c कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेट सिर्फ मैंने x dx को करना है। ठीक है, अब ये 4 है तो वैसे ही साथ रहेगा, x की पावर 3 है, पावर को छोड़कर आप देखो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर रूल लगा लो, पावर में एक ऐड करो, जब 3 में एक ऐड करोगे 4 और उसी से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद पावर को छोड़कर आप देखें x का आगे डिफरेंशियल यानी कि dx पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड। तो 2 में जब आप एक ऐड करेंगे यू गेट 3, तो मैंने 3 से ही फिर डिवाइड कर दिया। और जब आप x को इंटीग्रेट करने लगे हैं तो यहाँ x की पावर 1 है, पावर को भी आप भूल जाएं, पावर को छोड़कर देखो x का आगे डिफरेंशियल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो पावर में आपने एक ऐड करना है। पावर यहाँ 1 है, जब उसमें एक ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 और उसी से डिवाइड, और आगे आपने कांस्टेंट ऐड करना है। अब कांस्टेंट मैंने यहाँ C1 क्यों लिखा है, बाकी क्वेश्चंस में तो मैं C लिख रही थी, तो बच्चों ये C आपका यहाँ पर यूज हो गया। ठीक है, A B C तो उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैंने फर्क करने के लिए यहाँ पर C1 लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx का स्क्वायर प्लस c1। ठीक है, और आपसे ना समटाइम्स ऐसे भी पूछा होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास आ रहा है 2x प्लस c, हेयर c इज द, यहाँ पर c क्या है, और नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने कहना है c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्या है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, -15 सेवंथ रूट ऑफ x, तो मैंने इसको लिख लिया x की पावर 1/7 है, उसके बाद जब ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। देन -15 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट मैंने सिर्फ x की पावर -1/7 को करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब पावर को छोड़कर अगर मैं देखूं तो x का आगे मेरे पास डेरिवेटिव कह लें या डिफरेंशियल कह लें आगे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पावर में एक ऐड करना है और इसी चीज से मैंने डिवाइड कर देना है। पावर रूल तो मुझे यही कहता है ना कि पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें। ठीक है, और आगे मैंने कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब जब आप -1/7 प्लस 1 करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, आपके पास आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है, यहाँ पर अगर 6/7 बन रहा है तो यहाँ पे भी 6/7 ही बनना है। ठीक है, उसके बाद ये फिर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये 7 मेरा ऊपर चला जाएगा। ऊपर 15 पहले से पड़ा है, जब आप 15 ये और इस 7 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 15 7 105 आ जाएगा। x की पावर है 6/7 ओवर 6 प्लस c, लेकिन आगे इसकी कटिंग होती है अगर आप करना चाहें तो, ये 3 2s are 6 और 3 35s are 105 होता है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -35 x की पावर 6/7 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1
2, 3, 4, 5 फंक्शंस आ रहे हैं, तो मैंने सबके ऊपर इंटेग्रल अलग अलग कर लिया और dx भी सबके साथ आना है। इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी dx आएगा, इसके साथ भी dx आएगा और इसके साथ भी dx आएगा। ठीक है, और इंटेग्रल का साइन भी सबके ऊपर आएगा। अब आपने ये नहीं कर देना dx और dx को स्क्वायर कर दें, ऐसा ना कीजिएगा। यहाँ पर ये d कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है। इस dx का मतलब है कि मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एनीवेज ये a आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट सिर्फ आपने x की पावर 4 को करना है। b आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट सिर्फ आपने x की पावर 3 को करना है। यहाँ पर c कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ x स्क्वायर को करना है। यहाँ पर d आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट सिर्फ आपने x को करना है। यहाँ पर e कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ dx को करना है। अब पावर को छोड़कर देखो, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। पावर में एक ऐड करना, उसी से डिवाइड। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल आपके पास सिर्फ ये है कि पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करो उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करो उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करो उसी से डिवाइड। और ये d और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ex आ जाएगा और आगे प्लस c तो आपने ऐड करना ही करना है। और यहाँ पर अगर उसने c यूज कर लिया तो फिर आप यहाँ पर c1 कर लें। ठीक है, तो पावर रूल आपके पास बहुत सिंपल है। पावर रूल आपके पास बस यही है कि पावर को छोड़कर एक दफा चेक कर लो कि नीचे जो बेस है उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है। तो x का डेरिवेटिव अगर आप 1 समझना चाहते हैं तो 1 यहाँ मौजूद है। ठीक है, जहां कुछ नहीं है वहां 1 तो हर चीज के साथ है। अगर मैंने खाली 2 लिखा हुआ है ना, वहां पे भी 1 है, क्योंकि 2 को मैं 2 into 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं कि x का डेरिवेटिव तो 1 है, तो x का डेरिवेटिव आगे पड़ा है। ठीक है, 1 पड़ा है यहाँ, पावर में एक ऐड करना, उससे डिवाइड। और अगर आप ऐसे समझते हैं इस चीज को कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव को हम dx से लिखते हैं, तो x का डेरिवेटिव आपके पास dx है, आगे है तो पावर में एक ऐड किया, उससे डिवाइड। पावर को छोड़ के देखना है, x का डेरिवेटिव आगे है तो पावर में एक ऐड किया, उससे डिवाइड। जब मैं 3 में 1 ऐड करूंगी आई गेट 4 और 4 से ही फिर मैंने डिवाइड करना है। यहाँ पर भी पावर को छोड़कर आप देखो तो x का आगे डेरिवेटिव है, पावर में एक ऐड किया, उससे डिवाइड। यहाँ पर आप पावर 1 है, भूल जाओ अभी पावर 1 है। x का आगे डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड करना है, पावर 1 है, जब 1 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और उसी से डिवाइड। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर x फोर्थ रूट ऑफ x लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया x की पावर 1/4 है। 4/3 कांस्टेंट था, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ पावर को छोड़कर देखूं अगर, तो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है dx, तो मैंने पावर में एक ऐड करना है, 1/4 में मैंने एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड। अब 1/4 में जब आप 1 ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, आपके पास आ जाएगा 5/4। सिमिलरली नीचे भी मेरे पास बन जाएगा 5/4। उसके बाद 4 डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो 4 मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा। न्यूमिनेटर में ऑलरेडी एक 4 पड़ा है, तो 4 4 मेरे पास हो जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में एक 3 रह जाएगा और एक 5 रह जाएगा। तो ये 5 3 आपके पास हो जाएगा 15, x की पावर 5/4 प्लस c। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एक फंक्शन मेरे पास ये है, दूसरा फंक्शन मेरे पास ये है और ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब है dx इसके साथ भी है, dx इसके साथ भी है। ठीक है, इसका मतलब है इंटेग्रल का साइन मैं अलग अलग कर सकती हूँ। 1/x² को भी पर भी इंटेग्रल आएगा, 3/x की पावर 3 पे भी इंटेग्रल आएगा। उसके बाद यहाँ पर x का स्क्वायर आ रहा है, ऊपर लेके जाऊंगी तो x की पावर -2 आ जाएगी। यहाँ पर x की पावर 3 आ रही है, ऊपर लेके जाऊंगी तो x की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, 3 कांस्टेंट था, उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। अब आप पावर को छोड़कर देखें, x का आगे डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड करना है और इसी चीज से डिवाइड। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है कि पावर में 1 ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, देन देयर इज नो नीड टू डू दिस स्टेप, आप डायरेक्टली ये कर लें। और अगर आपको नहीं पता चलता कि पावर में एक ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ता है, अगर आपको पता है 1/4 प्लस 1 करेंगे आपके पास 5/4 होगा, देन इट्स ओके, आप डायरेक्टली ये लिख लो, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता तो आप पावर में इस तरह एक ऐड कर लें, बाद में एलसीएम लेके साइड पे रफ वर्क में टोटल कर लें और यहाँ पे लिख दें फिर। ठीक है, तो पावर में जब मैं एक ऐड करूंगी आई गेट -2 + 1 और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। पावर को छोड़कर अगर मैं देखूं x का आगे डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड करूंगी और उसी से मैं डिवाइड कर दूंगी। तो -3 + 1 आई गेट -2, -3 + 1 आई गेट -2, -2 + 1 आई गेट -1, -2 + 1 आई गेट -1।
उसके बाद माइनस नीचे लगाने की बजाय आप साइड पे लगा लें, और x की पावर -1 है, ये वाला 1 आप नीचे लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, आपके पास आया 3/2 x की पावर -2 प्लस c। उसके बाद पावर्स नेगेटिव हैं तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको भी नीचे ले आई और इसको भी मैं नीचे ले आई। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन आपके पास एक फंक्शन है 3v की पावर 5, दूसरा आपके पास है -v की पावर 5/3 और यहाँ लिखा है dv। इसका मतलब है मैंने v के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, सॉरी v के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। तो इंटेग्रल आपका 3v की पावर 5 पे भी लगेगा, इंटेग्रल आपका v की पावर 5/3 पे भी लगेगा, और dv जो है वो 3 की पावर 5 के साथ भी है, dv आपका v की पावर 5/3 के साथ भी है, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट मैंने सिर्फ v की पावर 5 को करना है, और यहाँ पर इंटीग्रेट मैंने v की पावर 5/3 को करना है, ठीक है। देखो जैसे आप डेरिवेटिव में कहते हो ना कि जब आप v का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू v तो आपके पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब मैं इंटीग्रेट कर रही हूं तो मैं कहूंगी v का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, dv, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि x का डेरिवेटिव आपके पास है dx, ठीक है। इसी तरह v का डेरिवेटिव है dv, तो पावर को छोड़कर अगर आप देखो तो v का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती है, आप ये कहते हो कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आपके पास 1 है, तो ऐसे भी ठीक है। आप देख लो यहाँ आपके पास 1 तो पड़ा ही है ना, 1 तो हर जगह है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप पावर को छोड़ के देखो तो आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड किया, 5 में एक ऐड करूंगी, आई नो कि 6 बनता है, तो मैंने पावर में एक ऐड किया और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पावर को छोड़कर अगर मैं देखूं तो v का मेरे पास आगे डेरिवेटिव पड़ा है, मैंने पावर में एक ऐड किया और मैंने इसी चीज से डिवाइड कर दिया। अब जब मैं 5/3 में 1 ऐड करूंगी, आई गेट 8/3, तो नीचे भी मेरे पास 8/3 आ जाएगा। 8/3 कैसे आया, अगेन बाय टेकिंग एलसीएम। आपके पास लिखा हुआ है 5/3 प्लस 1, तो एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा। 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 5 + 3 आपके पास आ जाएगा 8/3। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा है 8/3 और यहाँ पे भी ये टोटल होकर मेरे पास आ जाएगा 8/3। उसके बाद ये 3 फिर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 3 मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा और मेरे पास आ जाएगा v की पावर 6/2 - 3/8 v की पावर 8/3 प्लस c। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कह दिया t² + 3 का होल स्क्वायर है और नीचे लिखा हुआ t की पावर 6। तो मैंने सिंपली स्क्वायर खोल लिया। स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म आपकी t² है तो t² का स्क्वायर हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस 2 के साथ पहली टर्म दूसरी टर्म, ठीक है। और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है t की पावर 6। t² का स्क्वायर करेंगे आपके पास t की पावर 4 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 9 आ जाएगा, ये 2 3 6 t² आपके पास आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है t की पावर 6 और इस सारे के साथ आपके पास है dt, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये t की पावर 6 जो है t की पावर 4 के नीचे भी है, ये 9 के नीचे भी है, ये 6 t² के नीचे भी है, मैंने सबके नीचे अलग अलग लिख ली। उसके बाद यहाँ t की 4 पावर्स हैं, यहाँ 6 हैं, 4 कैंसिल हो जाएंगी, नीचे आपके पास 2 बच जाएंगी, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ t की 2 पावर्स हैं, नीचे t की 6 पावर्स हैं, तो 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास नीचे t की पावर 4 बच जाएगा और dt है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने वही करना है कि इंटेग्रल आपने 1/t² का भी लेना है, इंटेग्रल आपने 9t की पावर 6 का भी लेना है, इंटेग्रल आपने 6/t की पावर 4 का भी लेना है। और ऑब्वियस है कि आपके पास dt सबके साथ लगेगा क्योंकि ये बता रहा है कि आपने किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब तक ये चीज नहीं लिखी होगी मुझे पता ही नहीं है मैंने इंटीग्रेट किसके लिहाज से करना है, तो dt आपने साथ लाजमी लिखना है सबके। उसके बाद यहाँ पावर पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाऊंगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, t की पावर 6 है, ऊपर लेके जाऊंगी t की पावर -6 हो जाएगी, 4 कांस्टेंट सॉरी 4 मेरे पास यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
उसके बाद आप ये -2 को छोड़कर आप देखो तो t का डेरिवेटिव आगे मौजूद है आपके पास। अगर आप समझते हैं कि t का डिफरेंशियल आपके पास dt है तो वेरी गुड, और अगर आपको नहीं समझ आती, आप कहते हो नहीं जी t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो पावर को छोड़कर अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में आपने एक ऐड करना है और इसी चीज से आपने डिवाइड कर देना है। पावर को छोड़कर देखें t का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में आपने एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना है। पावर को छोड़कर देखें t का डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है, तो पावर में आपने एक ऐड करना है और इसी से आपने डिवाइड कर देना है। और आगे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करना है जब आप सारे इंटेग्रल्स के साइन खत्म कर लें। ये -2 + 1 आपके पास -1 हो जाएगा, -2 + 1 आपके पास -1 हो जाएगा, -6 + 1 आपके पास -5, सिमिलरली -6 + 1 यू गेट -5, -4 + 1 यू गेट -3, सिमिलरली -4 + 1 यू गेट -3, प्लस c लिख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे से मिस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये साइन माइनस का नीचे डालने के बजाय साइड पे डालें तो ज्यादा बेहतर है। आपके पास t की पावर -1 आ जाएगा, नीचे आप 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9/5 t की पावर -5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2t की पावर -3। उसके बाद पावर्स नेगेटिव थी तो उनको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई और आगे मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप देखें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि इस सारे के ऊपर पावर 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है इस सारे के ऊपर पावर 1/2 है। अब मैंने आपसे कहा था कि पावर को छोड़कर आपने देखना है कि बेस का डेरिवेटिव आपके पास आगे पड़ा है। ठीक है, तो बेस अब आपकी x - 10 है, तो x - 10 का आप डेरिवेटिव देख लो क्या है, फिर आप देख लो कि वो आगे पड़ा है कि नहीं। अगर तो आपको ये चीज समझ आती है कि इंटीग्रेशन में हम x के डेरिवेटिव को dx से लिखते हैं और 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dx - 0 करेंगे तो आपके पास dx ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपने देखा, आपके पास dx आ गया। और अगर आप कहते हैं नहीं जी ये dx की समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, आप x - 10 का जब डेरिवेटिव ले रहे हैं, जब x का डेरिवेटिव लोगे x के हिसाब से 1 आ जाएगा, 10 का डेरिवेटिव लोगे x के हिसाब से 0, तो ये 1 - 0 आपके पास क्या है 1। तो आप यहाँ पर अगर कह लो कि आपके पास 1 पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, क्योंकि 1 को मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास यही आना है। तो अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मेरे पास 1 पड़ा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि पावर को छोड़कर इस बेस का डेरिवेटिव आगे आपके पास मौजूद है। अगर आप 1 समझना चाहते हो 1 समझ लो, अगर आप dx समझना चाहते हो तो आप dx समझ लो। ठीक है, तो डेरिवेटिव आगे पड़ा है तो बस आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। तो 1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे यू गेट 3/2, इसीलिए नीचे भी 3/2 बन जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये 2 जो है वो मेरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2/3 x - 10 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ओके आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और जितने आपके लाइक्स होते हैं उससे मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियो की कहाँ तक समझ आई है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।